अगला बेटा जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई कोई कंडक्टर है, उस पर किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कैसे करके चार्ज शेयरिंग होगी, कहाँ पे चार्ज उसमें मूव कर रहा होगा। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक करने वाले हैं। ठीक है, कंडक्टर बेटा ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। ठीक बात है, इस बारे में हमें पता है। कंडक्टर इज ए मटेरियल विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लो भाई, दो अपने पास में कोई प्लेट है, एक पे है सिग्मा, एक की सरफेस डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो ये प्लेट बेटा इसलिए लिया है ताकि हम एक सोर्स बना सके, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बनाने के लिए ऐसा कुछ हमने लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर में कंडक्टर को रख देंगे तो अपने पास में किस तरीके से क्या सिनेरियो चेंज होगा। इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है ई नोट बेटा, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस सिग्मा की वजह से क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी इधर ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इतना सा। ई नोट जो है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में कंडक्टर रखने वाले हैं। ठीक है बेटा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा से हमने एक सोर्स बना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इज सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये एक सोर्स है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इससे आगे अपना जो मेन लॉजिक है, जो मेन चीजें हैं वो स्टार्ट होती हैं। अब बेटा अगर इसके अंदर मैं किसी कंडक्टर को रख दूं तो उस केस में क्या होगा। तो इसके अंदर में मैंने ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को रख दिया भाई, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा की प्लेट्स के बीच में क्या रख दिया मैंने, एक कंडक्टर को रख दिया। ठीक है, बेटा ये अपने पास में कंडक्टर है, इसको मैंने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर चला गया, सीधा ही बाहर से दौड़ते हुए अंदर की तरफ चला गया ई नोट। अब बेटा वो होता क्या है अब इसके अंदर में, अब जैसे ही इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी क्या टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में चले। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ आके इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, इस तरफ क्या चार्ज इकट्ठा हो जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इस तरफ इकट्ठा हो गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से अपने पास में ऐसे इकट्ठा होते हुए चले गए हैं। बेटा इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, इसकी वजह से अंदर की डायरेक्शन में एक इंडक्शन की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होगा। अब इस केस में देखा जाएगा कि जो ई नोट है अगर वो जब तक ज्यादा है, जब तक इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होते रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन कब तक रीअरेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब तक रीअरेंज होते हैं जब तक कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता। हर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन खत्म नहीं कर देता है जब तक। ठीक है, इसका मतलब कि अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, जीरो, और इसके अंदर में जो इंड्यूस्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में क्या हो गया है, जीरो। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसमें आया है
वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूज करके अंदर की तरफ में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर में वो बन चुका है भाई 0। इसके अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो क्या बन चुका है? 0। तो कोई भी कंडक्टर है बेटा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे तो भी उसमें कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। फील्ड लाइंस में रखेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। बाहर पे एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके इस पूरे रीजन में, बट इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, सिर्फ इतने से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो चुकी है 0। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट मिला के क्या बन गया है? 0। तो बेटा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट ही है। ठीक है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जा सकता है? सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर पोलैरिटी नेगेटिव है तो जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अपने पास में नेगेटिव हो जाती है अपनी एक्चुअल चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, इसका मतलब है जहां पे पॉजिटिव था उसके जस्ट पास में जो इंड्यूस्ड हुआ है वो हो चुका है माइनस सिग्मा, और माइनस सिग्मा के जस्ट पास में इस तरफ वाली प्लेट पे जो इंड्यूस्ड चार्ज आया है वो है प्लस सिग्मा, ताकि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर सके। तो कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू तो 0 है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू सेम होती है, इक्वल और अपोजिट होती है, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सके। बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात। लिख लेते हैं बेटा इसके बारे में थोड़ी सी इसकी जो थ्योरी है। तो ये whenever a conductor is placed inside an electric field, जब कोई कंडक्टर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, then the electron move according to electric field and arrange towards positive plate of external source। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल सोर्स की पॉजिटिव प्लेट की तरफ में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम 0, जिससे कि अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 बन सके। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेटा अपने पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal and opposite to that of external electric field। तो बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल और अपोजिट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छे तरीके से प्रॉपर आंसर जो है वो हमने निकाल लिए। ये अपने पास में बेटा कंडक्टर को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो स्टोरी है वो। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ पॉइंट आते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट हैं उनको भी लिख लेते हैं भाई, जिससे कि अपने को कोई भी दिक्कत ना रहे।
तो इस पे वेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक टाइप से कंडक्टर की प्रॉपर्टीज ही हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, सरफेस ऑफ कंडक्टर है ना, कंडक्टर की जो सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल, ये तो इक्विपोटेंशियल पहले ही पता था। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहेगा। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, so electric field will be normal to the surface। कंडक्टर की सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो जितनी भी लाइन है इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर में 90 डिग्री पे ही एंटर करेंगी और 90 डिग्री पे ही एग्जिट करेंगी। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पे यहां से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है बेटा। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी ना कंडक्टर में एंटर करेंगी तो 90 डिग्री पे ही एंटर करेंगी। और एग्जिट करेंगे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी कंडक्टर की सरफेस से 90 डिग्री से ही बाहर निकलेंगी। बहुत ज्यादा बढ़िया भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कंडक्टर पे जब एंटर कर रही है तो उस पर कितना एंगल बना रही है बेटा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलरली एंटर करेंगी तो कोई एग्जिट भी करेगी तो भी परपेंडिकुलरली ही एग्जिट करेगी। ठीक है, इसके अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। ये जो है ये अपने पास में है कंडक्टर, और इस तरफ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे। बेटा ऐसे कोई स्फेरिकल सा कंडक्टर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बन रही होंगी। वो 90 डिग्री तो बनाने के लिए दिखाने के लिए बना दिया है, अगर नहीं भी बनाओगे तो भी ऐसा ही रहेगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया चीज है, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमने पकड़ लिया है। ठीक है, अगर बेटा दूसरी बात करी जाए तो कंडक्टर के अंदर में कोई भी फ्री चार्ज, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो रीअरेंज हुआ है वो सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन नॉट हैव एक्सेस चार्ज। कंडक्टर का जो इंटीरियर है उसमें कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 भाई। ठीक है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, सरफेस तो लिख लिया है बेटा, टोटल बल्क के बारे में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल inside the conductor is constant। कंडक्टर में थ्रू आउट द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, कंडक्टर है उसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ना वो भी फिक्स रहती है। ठीक है, सरफेस के जस्ट पास
इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट क्लोज्ड टू ए कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कंडक्टर के बहुत ज्यादा पास में अगर मान लो उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जैसे कि देखो एक प्लेट है, कोई प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट में ये रिजल्ट लिखा हुआ था, इसकी सरफेस के पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रिजल्ट अगर आपको याद है तो उसमें भी यही रिजल्ट रहता है। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसका जो रिजल्ट है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बन जाता है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से निकला था ना, उसी को ही रीअरेंज करते हैं तो ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। तो ये कंडक्टर के बारे में चीज है। नेक्स्ट है बेटा कंडक्टर के बारे में 6 प्रॉपर्टी, वो लिख लेते हैं। वो प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को देखो बेटा, अगर अपने पास में देखो कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर में अगर कोई कैविटी सी बना देते हैं, तो उस कैविटी के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इफ वी मेक ए कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, हमने अगर कोई कैविटी बना दी है कंडक्टर में, देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट, तो इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, एंड इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। ऐसे है कोई कंडक्टर बेटा, इसके अंदर में हमने एक कैविटी सी बना दी है, ऐसे कुछ करके कैविटी, ठीक है। तो बेटा इसके बाहर से अगर मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, चाहे मैं ना लगाऊं, इसके अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 रहेगा, इसके अंदर में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ अरेंज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है इससे दूर की तरफ अरेंज हो जाएगा। ऐसे चार्ज की रीअरेंजमेंट होगी जिससे कि अंदर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 रहेगा और पोटेंशियल है वो 0 रहेगा। बेटा यही वजह रहती है कि अगर कोई कार है ना, कार के अंदर अगर हम बैठे रहेंगे बिजली की कंडीशन में, जब बारिश हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है, तो उस केस में कार के अंदर हम सेफ रहते हैं, क्योंकि कार के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो कैविटी बनी हुई है उस कैविटी में कोई भी करंट नहीं लगेगा, बाहर की सरफेस से ही रीअरेंज होकर चार्ज वो चला जाएगा। इसलिए कार है वो कंडक्टिंग रहती है और उस कंडक्टिंग के अंदर में हमें कोई करंट नहीं लगता है। अगर हम बारिश के टाइम पे किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो हमें करंट लग जाएगा और हम मर जाएंगे, मतलब शायद ना भी मरे। बारिशों के टाइम पे जब बिजली कड़क रही होती है तो कार के अंदर अगर हम बैठे हैं तो हम सेफ हैं, अगर हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं तो हम सेफ नहीं हैं। यही चीज इसका बताने का मतलब है। सो दिस इज द कंसेप्ट ड्यू टू विच ए पर्सन inside the car is safe during lightning। ये वही रीजन है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन है वो कार के अंदर में सेफ रहता है लाइटनिंग के मौसम में। ये हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बढ़िया बात है, आसान बात है।
चलो तो बेटे नेक्स्ट अपने पास में चीज है बेटा, अगर कोई कंडक्टर है, पॉइंट नंबर कौन सा था ऊपर वाला 6, हैशटैग करके लिख देते भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कोई अगर अपने पास में चार्ज है, कोई कंडक्टर है जिसकी शेप यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, जिसकी शेप जैसे स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप नहीं है, तो ऐसा सा कंडक्टर मान लेते हैं बेटा। अगर ऐसा सा कंडक्टर होगा ना, इस तरफ से थोड़ा सा पेन सा है, जिसका मतलब है जहां से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे ज्यादा चार्ज आ जाएगा, बाकी जगह पे थोड़ा सा कम चार्ज आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बना के दिखाऊं तो इसको देखना, समझना इसको, ऐसे है अपने पास में, ये देखो भाई, हाँ इसकी जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक उसको मान लेता हूं R1, इसकी रेडियस को मान लेता हूं R2, ठीक है। ये इसकी रेडियस, यहां से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, यहां से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, ठीक है। तो बेटा ऐसे केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, और ए नॉन सिमेट्रिकल शेप्ड कंडक्टर, नॉन सिमेट्रिकल शेप का कोई कंडक्टर है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। बहुत ज्यादा बढ़िया, इसका शानदार सा रिजल्ट है वो आ गया बेटा। प्रूफ और बता देता हूं, यहां से देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम थी, मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इसकी कम। सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको लिखा जाता है इसके ऊपर रखा हुआ चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन 4 पाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, ठीक है। तो बेटा कोई भी अपने पास में कंडक्टर है उसका पोटेंशियल क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहां से Q और 4 पाई और R उसकी जगह पे तो V पुट कर दिया, तो जो सिग्मा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सिग्मा है उसकी वैल्यू क्या बनती है, उसकी वैल्यू बन जाती है V, इसको बता ही देता हूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई R इंटू R ये है, इसको मैंने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो V ही बन गया है, तो ये बन जाता है V एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इतनी सी बन गई है, V है कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यहां से क्या बन गया है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है। अगर बेटा कहीं पे ये बहुत ही ज्यादा शार्प है, जैसे यहां पे तो R की वैल्यू फिर भी थी, अगर ये कुछ ज्यादा ही मैं शार्प बना देता इस एंड को, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा कम हो जाती, तो उस केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है और वो चार्ज लीक करने लग जाता है, स्पार्क बना के बाहर आने लग जाता है। स्पार्क समझते हो, स्पार्क, स्पार्क तो क्या बताऊं भाई, स्पार्क तो सर्च कर लेना, स्पार्क सा मतलब कि थोड़ा सा चमक के सी, चमकता हुआ सा बाहर सा आ जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कोरोना डिस्चार्ज। ऐसे है बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज है वो आ जाता है, इधर थोड़ा बहुत, तो इस केस में क्या है कि बहुत ही ज्यादा शार्प होने की वजह से, अब इसका पता कैसे चलता है कि भाई यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे तो चार्ज को देख नहीं सकते, बट अगर मैं यहाँ पे कोई कैंडल लगा दूं ना, एक कैंडल है उसकी शेप ऐसी सी बन जाएगी, कोरोना डिस्चार्ज की वजह से कैंडल
की फ्लेम है वो थोड़ी सी ब्लो अवे हो जाती है, ठीक है, जो कि होता है कोरोना डिस्चार्ज। एट दी शार्प एज ऑफ एनी कंडक्टर, शार्प एज पे जो रेडियस है वो अपने पास में क्या होता है, स्मॉल, और सिग्मा है वो अपने पास में बन जाता है लार्ज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, तो चार्ज लीक आउट विद ए स्पार्क, तो जो चार्ज है वो लीक हो जाता है एक स्पार्क के साथ में, जिस चीज को बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज। ये हो जाता है बेटा कोरोना डिस्चार्ज। एक और पॉइंट नंबर 9 लिख लेते हैं, जिसको बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है उसमें अर्थिंग या ग्राउंडिंग है, इसके बारे में करने वाले हैं। इस तरीके से है इसका सिंबल लगाया जाता है कि भाई अर्थ के साथ में, अर्थ जो है ना अपनी धरती है, उसके साथ में एक वायर के साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है अर्थिंग या ग्राउंडिंग। बेटा अर्थ का पोटेंशियल होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मान के चलते हैं, जीरो। इसका मतलब है जहां पे भी अर्थिंग करी है उधर का जो पोटेंशियल है उसको हमने जीरो कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई कनेक्टिंग वन एंड ऑफ ए कंडक्टर टू ग्राउंड means potential of that end is taken as जीरो। वो जो एंड है उसका पोटेंशियल जीरो लेके चलना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोला जावे है अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। चीज बिल्कुल आसान थी, आसान भाषा में समझ ली है और बिल्कुल क्लियर कर लिया हमने। कंडक्टर के बारे में जितनी भी चीजें थी ना बेटा, सारी की सारी चीजें हैं लिख ली हैं। इससे ज्यादा कंडक्टर के बारे में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे लिखवाने को मैं 400 पेज लिखवा दूं उसका कोई मतलब नहीं बनता है भाई, ठीक है। तो जो जो चीजें सही थी, जो जो चीजें लॉजिकल थी, वो सारी की सारी चीजें आपकी करवा दी गई हैं, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो भाई अब करते हैं कि भाई शेयरिंग ऑफ चार्ज कैसे होता है। किसी भी बॉडी को अगर मैं चार्ज दे दूं तो उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कुछ करके होगा, ठीक है। अपने पास में स्फेरिकल की प्रॉपर्टीज पता है, तो स्फेरिकल पे बेस्ड ही क्वेश्चन अपने के आएंगे। तो इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, कंसेप्ट हैं वो सब हम सीखने वाले हैं। तो वही स्टार्ट करते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इफ इनर सरफेस ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फीयर is given a charge plus q, then write the charge distribution। तो उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें बना के देना है कि उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। दो सरफेस मान लिए भाई, ऐसे करके दोनों सरफेस की रेडियस अलग अलग है। एक की रेडियस है भाई स्मॉल आर, एक की रेडियस है कैपिटल आर। ऐसे है बेटा, अंदर वाली सरफेस को हमने चार्ज जो प्रोवाइड कर दिया है वो है भाई प्लस क्यू। अंदर वाली सरफेस पे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो अब इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा वो चीज बतानी है भाई। चार्ज है वो किस तरीके से मूव करेगा, कहां पे जाके इकट्ठा हो जाएगा।
देखो तो मेरे बच्चे, समझते हैं इस कंसेप्ट को। ऐसे था अपने पास में कंडक्टर भाई, कंडक्टर पे अंदर वाली सरफेस पे चार्ज दिया हुआ था Q। अब भाई अंदर वाली सरफेस पे जो चार्ज था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से यहां वाला चार्ज जो है ना तो कम होगा ना तो बढ़ेगा ना कुछ हो रहा, कहीं और नहीं जा पाएगा भाई, अंदर की सरफेस पे तो रहेगा ही रहेगा। इसमें इंडक्शन की प्रोसेस हो रही होगी जिसकी वजह से और बाकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहे होंगे। अब देखो बेटा, इंडक्शन की प्रोसेस क्या होगी कि ये बाहर वाली सरफेस है, ये भी क्योंकि कंडक्टरी है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ खींचेंगे, तो इसके नेगेटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ रह जाएगा। एक्चुअल प्रोसेस ये है भाई। अब इसमें कितना चार्ज आएगा वो तो पता ही नहीं है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन पता है होगा, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है उसको समझना, वो तो होना ही था। पर कितना कितना चार्ज कहां पे आएगा ये चीज अपने लिए निकालना थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। तो इस चीज को मैं समझता हूं, देखो वो समझाता हूं आपको। ये अपने पास में एक स्फेरिकल सेल है, इसकी देखो कुछ ना कुछ तो थिकनेस है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी थिकनेस 0 तो नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ तो बेटा थिकनेस है ही है। अब देखो, हाँ, अरे कलर चेंज करके देखता हूँ इसका। ठीक है बेटा, अगर मैं इसके अंदर से ऐसे घुमाते हुए, इसके अंदर अंदर से घुमाते हुए एक अगर गॉसियन सरफेस बना लूं इसके पूरा का पूरा अंदर की तरफ से, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस तो इस वाले बाहर वाला जो सेल है उसके अंदर से गुजर रहा है, तो बेटा उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस सरफेस से अंदर अंदर है जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी अंदर वाली सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि 0 होना है ओवरऑल चार्ज, तो इसकी अंदर वाली सरफेस पे -Q चार्ज आ जाता है। अंदर वाली सरफेस पे कितना सा चार्ज आ गया है मेरे बच्चे, -Q। ठीक है, अब देखो पूरा के पूरी जो आउटर सेल थी, आउटर सेल पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया, पहले कितना चार्ज था आउटर सेल पे, 0। अब भी कितना चार्ज होगा, 0। अंदर की तरफ अगर -Q इकट्ठा हो गया है तो बाहर की तरफ क्या इकट्ठा हो जाना चाहिए, +Q, ताकि जो नेट चार्ज है वो कितना रह सके, 0। तो ऐसा करके अपना जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है। ये बात आई समझ में, ऐसा करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है मेरे बच्चे। तो ये चीज को ध्यान रखना। देखो अब याद कैसे करोगे इसको, कंसेप्ट आपको बता दिया है, याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जितना भी चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम के अंदर में, उस चार्ज को सबसे बाहर वाली सरफेस पे भेज दो, ठीक है, सबसे बाहर वाली सरफेस पे चार्ज को भेज दिया, इससे अंदर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर जितना, अब यहां पे क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस वाली सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, और अगर अंदर की सरफेस पे चार्ज आ गया बस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे करके सबका डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हुए हमें चलना है, ठीक है। चलो 2-4 क्वेश्चन इस पे वेस्ट करवाता हूं जिससे कि इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक समझ में आ सके। एक है बेटा स्फीयर, एक उसके अंदर है दूसरा स्फीयर, एक है उसके अंदर में तीसरा स्फीयर। 3 स्फीयर हैं, उनके अंदर में देखो कैसे चार्ज रखे हुए हैं भाई, +Q, -2Q और भाई +4Q, ऐसे करके चार्ज हमने रखे हुए हैं। अब इसके ऊपर में हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बनाना है, ड्रॉ प्रॉपर चार्ज रीअरेंजमेंट। इसके अंदर में जो जैसे ही चार्ज की रीअरेंजमेंट होगी तो कैसा कुछ रीअरेंजमेंट बन जाएगा वो हमें बनाना है।
अब देखो कैसे इसको ध्यान रखना है, वो कंसेप्ट याद नहीं रखने हैं कि कैसे कंजर्वेशन लगाया था वो लगाया था ना, हमसे पूछा जाएगा फाइनल क्या रीअरेंजमेंट है। तो फाइनल रीअरेंजमेंट है उसकी ट्रिक बता रहा हूं, उसका तरीका बता रहा हूं आपको। टोटल चार्ज जितना भी है 4Q और Q, 5Q में से 2Q गया तो टोटल चार्ज जो है वो है 3Q। 3Q जो कि टोटल चार्ज है वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा। सबसे बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज था 3Q, 3Q आउटर सरफेस पे आ गया। इस वाली सरफेस पे जो चार्ज हमने दिया था वो था 4Q। इसका मतलब है इस सरफेस पे चार्ज बचा कितना, 4Q में से 3Q तो बाहर चला गया, अंदर वाली सरफेस पे बच गया है +Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लिखी है ये अंदर और बाहर की टोटल चार्ज, 3Q + Q मिला के बन गया 4Q। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। इस सरफेस के लिए लिखते हैं इस तक के जितने भी चार्ज हैं इसके अंदर में वो इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएंगे, -2Q और +Q। तो -2Q और +Q को जोड़ेंगे तो नेट बचेगा -Q, तो इसकी आउटर सरफेस पे बन जाएगा -Q। टोटल चार्ज इसके ऊपर जो था वो था -2Q, इसका मतलब कि बचा कितना, -Q। यहाँ पे जो टोटल चार्ज है ना बेटा इस सरफेस पे अंदर और बाहर मिला के -2Q होना चाहिए था, वो कंसेप्ट लगा लिया, ठीक है। सबसे अंदर वाली पे तो +Q था, वो तो कहीं पे गया ही नहीं, ऐसे करके अपना जो चार्ज है उसका रीअरेंजमेंट होता है। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ पे +Q आ गया है तो इसके जस्ट अंदर -Q आएगा, यहाँ पे -Q आ गया तो इसके जस्ट अंदर +Q आएगा। ये वाला केस भी याद रखना। ये दोनों जो प्लेट हैं इनके अंदर में जो चार्ज आएगा इसके अंदर वाली पे इस पे बाहर वाली पे इक्वल और अपोजिट होगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो चार्ज होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा, ये भी याद रख सकते हो। चलो एक और चार्ज का रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। एक और 2, इसके अंदर में एक चार्ज रखा है +Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा है +4Q, सबसे बाहर पे चार्ज रखा है -2Q। इसका जो रीअरेंजमेंट करना है, ड्रॉ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज। इसमें जो चार्ज की रीअरेंजमेंट हुई है वो कितनी सी हो जाएगी बेटा, अंदर वाले चार्ज तो अपने पास में स्टेबल रखा हुआ है ना, उसको तो मूव करवा ही नहीं सकते, अंदर वाला तो ऐसे +Q ही आएगा, ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बाहर वाली प्लेट पे, सबसे आउटर प्लेट के भी आउटर साइड में कितना सा चार्ज आएगा, सारा चार्ज जोड़ लो, 4 और 1 5, 5Q और में से -2Q घटाया, 5Q में से 2Q घटाया तो आउटर पे चार्ज आ गया है 3Q। इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना था, -2Q था, -2Q में से 3Q यहां पे आ गया तो कितना सा बचा, -5Q बचा बेटा। -5 और +3 को जोड़ेंगे तभी -2Q बनेगा। इधर पे -5Q आया है तो इससे जस्ट अंदर वाली पे इससे अपोजिट आएगा +5। टोटल चार्ज कितना था 4Q, 4Q में से 5Q यहाँ पे आ गया, बचा कितना -Q, -Q अंदर पे आ गया और इससे जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, ऐसा भी करके लिख सकते थे। +Q है तो यहाँ पे -Q, फिर इसका रीअरेंजमेंट करके ये निकाल लेते हैं, फिर उससे जस्ट अपोजिट ये, वो वाला तरीका भी समझने के लिए सही है, ठीक है। तो ऐसे करके चार्ज का रीअरेंजमेंट निकाला जा सकता है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका आपको समझा दिया है चार्ज के रीअरेंजमेंट को निकालने के लिए, ठीक है बेटे। और बेटा भी ये चीज खत्म नहीं हुई है, ठीक है। इसमें जो हम कंसेप्ट लगा रहे हैं वो कौन सा लगा रहे हैं बेटा, गोस्लो लगा रहे हैं। इनसे सबका अरेंजमेंट करने के लिए गोस्लो ही लगाया जा रहा है। क्वेश्चन बेटा, कंडक्टिंग प्लेट्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग प्लेट्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डाल रहा हूं, कितना कितना होगा। एक प्लेट है बेटा, एक है दूसरी प्लेट। एक प्लेट पे है चार्ज +Q, दूसरी प्लेट पे है +3Q। इनके बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना हो तो कैसे रहेगा। दो प्लेट है बेटा, इनकी वजह से जो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मेथड बता रहा हूं कैसे होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ना ना, यहां पे नहीं, इसके अंदर में, इसके अंदर निकालो, इसके अंदर निकालो। इन दोनों के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, जब जाके रीअरेंजमेंट होगा। हाँ, कोई चीज करनी है, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट और राइट साइड में, और बीच में उनका भी यूज कर सकते हो। 4-5 इक्वेशन बनेंगी, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक यहीं पे मिलेगी, इधर पे ही रहेगी। टोटल चार्ज जो है इस सिस्टम पे कितना है, 4Q, +Q एंड +3Q। तो टोटल चार्ज है वो कहां पे चला जाता है बेटा, आउटर सरफेस पे। अब इस सिस्टम में कितनी सी आउटर सरफेस है, एक और दो, दो आउटर सरफेस है, दोनों पे आधा आधा चला जाएगा। टोटल चार्ज हो जाएगा +Q और +3Q का भाई 4Q। टोटल चार्ज जो है कितना हो चुका है बेटा, 4Q। 4Q आउटर सरफेस पे आधा आधा चला जाएगा, इस पे 2Q और इस पे 2Q। इस टोटल प्लेट पे चार्ज था +Q, 2Q बाहर पे आ गया, बचा कितना, -Q। इससे जस्ट अपोजिट इस प्लेट पे आना चाहिए, या फिर यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया। इस पे था 2Q, टोटल था 3Q, बचा हुआ कितना, Q। तो इस पे और इस पे जस्ट अपोजिट चार्ज रहता है। जैसा स्फेरिकल सरफेसिस के लिए याद दिलाया था, वैसा ही कंसेप्ट यहां पे लगाना। क्लियर बात है, बहुत ज्यादा क्लियर है। चलो भाई, और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। कैपेसिटर्स में इनका बहुत ज्यादा यूज होगा भाई। प्रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर प्लेट्स। एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, और भाई 4 प्लेट। सिग्मा, 2 सिग्मा, -सिग्मा, 4 सिग्मा, ऐसे करके सरफेसिस हैं। इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है भाई, कितना होगा, कहां कहां पे कितना होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू की टर्म्स में हो चाहे सिग्मा की टर्म्स में हो, मेथड सेम ही रहेगा। सिग्मा और -सिग्मा 0 हो चुका, टोटल बन गया है 6 सिग्मा। नेट जो चार्ज है वो क्या बन गया है, 6 सिग्मा। लेफ्ट वाली प्लेट पे नेट चार्ज है 3 सिग्मा, राइट वाली प्लेट पे नेट चार्ज है 3 सिग्मा। बहुत ज्यादा बढ़िया। टोटल चार्ज था यहाँ पे सिग्मा, उसका 3 सिग्मा इधर आ गया, तो नेट तो सिग्मा ही रखना है, तो अंदर की तरफ क्या बच जाना चाहिए बेटा, अंदर की तरफ बच जाना चाहिए -2 सिग्मा, ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग सके लेफ्ट एवर प्लेट पे। बहुत बढ़िया भाई। 4 सिग्मा था टोटल चार्ज, 3 सिग्मा इधर आ गया, इधर क्या बचा, सिग्मा। यहां पे बेटा अगर सिग्मा है तो यहां पे जस्ट क्या बन जाएगा, -सिग्मा। बहुत बढ़िया। इस पे टोटल चार्ज क्या था, -सिग्मा, पूरा इधर ही चला गया, इसलिए पहले कितना बचा, 0। इस पे अगर 0 है तो इस पे भी क्या हो जाना चाहिए, 0। 2 सिग्मा में से 0 इधर चला गया, इधर क्या बचा, 2 सिग्मा। अगर इधर 2 सिग्मा है तो इधर -2 सिग्मा होना चाहिए था। वेरीफाई भी हो गया भाई। तो ये इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, लेफ्ट साइड राइट साइड, चकाचक आंसर। बढ़िया तरीका, आसान तरीका, शानदार तरीका। डन है बेटा, बहुत ज्यादा डन है। चलो भाई और करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ ओवर ऑल प्लेट्स, सारी की सारी प्लेट्स में बना रहा हूं, उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको लिख देना है भाई। एक प्लेट मेरे बच्चे, दो प्लेट मेरे बच्चे, तीन प्लेट मेरे बच्चे, चार प्लेट मेरे बच्चे, पांच प्लेट बना दे रहा हूं भाई। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिख देना है। इधर पे जो चार्ज है वो है Q, 2Q, 3Q, -2Q और भाई 2Q। ऐसे करके चार्ज है इस पे, आउटर सरफेसिस पे, बाहर की सरफेसिस पे, हर किसी सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा वो हमें लिखना है। ठीक है बेटा, देखो टोटल चार्ज लिखेंगे Q और 2Q, 3 और 3 6, -2 +2, ये तो 0 बन गया, 6Q टोटल चार्ज बच गया। सबको सम करना था 6Q। सबसे बाहर वाली प्लेट इस पे कितना कितना बचेगा 3Q, और इस पे कितना बचेगा 3Q। आउटर का चार्ज खत्म बात। यहां पे टोटल चार्ज है Q, 3Q इधर आ गया तो इधर कितना बचना चाहिए भाई, -2Q बचना चाहिए, ताकि बेटा टोटल हो सके। इधर पे अगर -2Q है तो इधर पे क्या हो जाएगा 2Q। टोटल 2Q था, पूरा इधर ही आ गया। इधर 0, इसका 0 का जस्ट नेगेटिव भी 0। इस वाली प्लेट पे 3Q, इधर पे कितना हो जाएगा, टोटल 3Q उधर ही चला गया, यहाँ पे 3Q है तो इधर हो गया -3Q। इधर अगर -3Q है, टोटल था -2Q, तो बचा कितना सा बताओ Q। और इधर क्या बचेगा, इधर पे Q है तो इधर -Q, टोटल -Q और 3Q का जोड़ेंगे तो 2Q। ये बेटा ऐसे करके जो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने लिख दिया है। तो प्लेट्स के लिए जो नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरीके से लिखा जाएगा, इससे ज्यादा इनमें कुछ नहीं आपको करना होगा। बढ़िया बात, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा और मजा आने वाला है, और थोड़े से न्यारे कदम की चीजें हैं वो हम करने वाले। ठीक है भाई, ये चीज अगर हम समझेंगे तो अपने लिए जिंदगी की राहें और ज्यादा आसान होने वाली। ले तो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस वाले क्वेश्चन को ही पकड़ लेता हूं मैं। ठीक है बेटा, शुरुआत से इस क्वेश्चन को लिखो, तुम्हें ऐसे डायरेक्ट कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाना है। ठीक है बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसका करने का तरीका जो था वो हमने ऐसे करके लिख लिया है। बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात है भी ना। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, ऐसा लग रहा है भाई। अब हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। अगर मैं सबसे बाहर वाली सेल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं तब, ये अपने पास में है भाई क्वेश्चन। इफ आई कनेक्ट द आउटर सेल टू ग्राउंड, या आउटर सेल को अर्थ कर दूं, ठीक है, देन ड्रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में मेरे बच्चे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करो, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पहले का सिनेरियो था इस तरीके से। इसमें हमने किया क्या है कि इस जो आउटर वाली, इसमें ज्यादा चीजें नहीं लिखते हैं, बस इस प्लस क्यू को रख लेते हैं ताकि ज्यादा खराब सा नहीं हो जाए। इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा वो हमें लिखना है। तो बेटा देखो, ऐसा हुआ कि ऐसा मान लेते हैं कि ग्राउंड से कुछ ना कुछ चार्ज एक्सचेंज हो गया है, जिस चार्ज को एक्सचेंज होने के बाद में आउटर सेल का जो पोटेंशियल है वो 0 बन गया है। इसका मतलब है इस सेल पे ग्राउंड से जो चार्ज भाग के आया है उस चार्ज की वैल्यू है भाई Q।
क्या मान के चल रहा हूं, लेट चार्ज Q इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्राउंड ऑन आउटर सेल। बाहर वाली सेल पे ग्राउंड से स्मॉल q चार्ज आ गया है, और जो बाहर वाली सेल है उसका पोटेंशियल क्या है भाई, 0 है। वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, बाहर वाली सेल का जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो इसमें हम उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा लेते हैं, बाहर वाली सेल का पोटेंशियल कर लेते हैं। पोटेंशियल कैसे आता है आउटर सेल का, इस सेल के अंदर ही है सारा चार्ज, तो कैसे मानेंगे, इस सारे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ, तो प्लस q और स्मॉल q अपॉन r, ऐसे करके इसका पोटेंशियल लिखा जाता है। के कैपिटल Q अंदर का चार्ज, बाहर वाली प्लेट का चार्ज है Q, दोनों सब का सब इसके अंदर ही है, तो 0। यहां से आ गया Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। स्मॉल q है उसकी वैल्यू आ गई है माइनस ऑफ कैपिटल Q, तो माइनस ऑफ कैपिटल Q जो है वो हमने लिख लिया है। इसका मतलब है जो आउटर सेल पे जो चार्ज ग्राउंड से आया है उसकी वैल्यू है माइनस Q। तो अब इसका जो रीअरेंजमेंट है वो ऐसा बन जाएगा, फाइनल आंसर देखो मेरे बच्चे, फाइनल आंसर क्या होने वाला है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर रेडियस तो पता ही है, इधर पे चार्ज था प्लस Q, ग्राउंड से जो इस पे चार्ज आ गया है वो है माइनस Q, ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो आ गया है माइनस Q। ठीक है भाई, अगर अंदर पे प्लस Q है तो बेटा अंदर से जस्ट बाहर इस वाली सरफेस पे माइनस Q ही होना चाहिए, ये तो अपना रूल ही है। अब इस सरफेस पे माइनस Q है तो बाहर वाली सरफेस पे कितना सा चार्ज रखें कि टोटल चार्ज माइनस Q ही बन जाए, तो सबसे बाहर वाली सरफेस पे हो जाएगा 0। तो जब भी हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे बेटा, तो उस केस में जो इसमें जो आउटर वाली सरफेस है उस पे जो नेट चार्ज है वो बन जाएगा 0। आउटर सरफेस को अगर ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो उस केस में इसकी सबसे बाहर वाली सरफेस है उस पे जो चार्ज बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, बाकी सब चार्ज है वो रीअरेंज करके ही लिखने पड़ेंगे। ऐसे करके अपना आंसर आ गया है, ये हो जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर ग्राउंड से कनेक्ट करें तो। ओके, और भी इसके अकॉर्डिंगली रीअरेंजमेंट है, वो सारे के सारे रीअरेंजमेंट हम करने वाले हैं। तो अब बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी केस में अंदर वाले को अगर मैं अंदर की तरफ जो स्फीयर है उसको अगर मैं ग्राउंड कर दूं और आउटर स्फीयर को मैं चार्ज सप्लाई करूं तब क्या होगा, ठीक है, तो वो चीज हम करने वाले हैं। इफ आउटर सरफेस is given charge plus Q and inner surface is connected to ground, और अंदर वाली सरफेस है उसको मैंने ग्राउंड से कर दिया है विद हेल्प ऑफ की, विद हेल्प ऑफ है की हेल्प से उसको कर दिया है। इफ की इज क्लोज्ड, अगर की को मैं क्लोज कर देता हूं देन ड्रॉ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ड्रॉ करना है। ये है सेंटर, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है कैपिटल R। चलो भाई बहुत बढ़िया, अंदर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है किसी की हेल्प से, ठीक है। आउटर को जो मैंने चार्ज सप्लाई किया है वो है प्लस Q। अगर इस की को मैं क्लोज करता हूं तब अपने पास में क्या सिनेरियो बनेगा,
ठीक है, मान लेते हैं भाई की को क्लोज कर दिया और अंदर वाली सरफेस पे चार्ज है ग्राउंड से स्मॉल क्यू आ गया है। लेट ए चार्ज स्मॉल क्यू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर हो गया है और अंदर वाली का जो पोटेंशियल है वो हो गया है जीरो। अंदर वाली का जो पोटेंशियल है उसको जीरो कर लेते हैं। तो भाई इनर का पोटेंशियल है उसको जीरो करना है। अंदर की तरफ पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, ये वाला है चार्ज Q अंदर वाली सरफेस पे रखा है तो के क्यू अपॉन आर, और जो बाहर रखा है उधर ही रखा है के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। स्मॉल क्यू अपॉन आर की वैल्यू हो जाती है माइनस कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, और स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाती है माइनस क्यू आर इंटू स्मॉल आर। ये आ जाती है अपने पास में स्मॉल क्यू चार्ज की वैल्यू। तो इतना सा चार्ज है वो अंदर वाली सरफेस पे आ गया है, ग्राउंड से इतना चार्ज मूव करके अंदर की सरफेस पे आ गया है, कैपिटल क्यू आर डिवाइडेड बाई आर। लो तो भाई ठीक है, माइनस क्यू आर बाई आर, इस पे चार्ज आ गया है माइनस क्यू आर बाई कैपिटल आर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर बेटा अंदर वाली सरफेस पे इतना है तो इससे जस्ट अपोजिट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्यू आर बाई आर। टोटल चार्ज अपने पास में बाहर वाली सरफेस पे, इस टोटल सरफेस पे जो चार्ज था वो था क्यू। क्यू में से इतना सा अंदर चला गया, बचा हुआ कितना क्यू माइनस क्यू आर अपॉन कैपिटल आर। बाहर पे उसके अंदर पे सबसे अंदर पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास में आ जाता है, सबसे अंदर में तो जीरो ही रहेगा। तो ऐसे करके बेटा अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन जाता है। तो ये तरीके होते हैं कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको निकालने के, बढ़िया तरीके हैं, कुछ मुश्किल तरीके नहीं है। ओके भाई, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर प्लेट्स में मैं किसी को अगर ग्राउंड से लगा दूं, तो प्लेट को अगर ग्राउंड से कनेक्ट करें तो बेटा उसमें अपना जो सिंपल सा लॉजिक है वो यही लगेगा कि जो आउटर सरफेस है वहां पे जीरो चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लेट का अपने पास में ड्रॉ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स। एक प्लेट है मेरे बच्चे, दो प्लेट हैं, दो ही कर लेते हैं पहले। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस टू क्यू। इस केस में देखो बेटा क्या रहेगा, इसमें की लगा रखी है ये, इफ की के इज क्लोज्ड। जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा इधर का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। तो बेटा किसी का भी अगर पोटेंशियल जीरो हो जाए ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लेट्स वाले डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को भी अगर मैं ग्राउंड कर दूं तो सिंपल सा लॉजिक है, आउटर सरफेस पे चार्ज लिख देना भाई जीरो जीरो हो गया। क्या कर देंगे, ग्राउंड किसी को भी ग्राउंड कर दिया, किसी को भी अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो आउटर सरफेस पे सीधा सा जीरो जीरो कर देना। अब उसके बाद में इस पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं। बाहर पे जीरो है तो पूरा क्यू क्या आ गया अंदर की तरफ, यहाँ पे अगर क्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई माइनस। ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाएगा। इसमें बेटा टोटल कितना है माइनस क्यू और जीरो, बट था कितना टू क्यू। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगाया क्योंकि ये ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है, तो ग्राउंड से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्राउंड
ऐसा मान लेते हैं ग्राउंड से चार्ज x ट्रांसफर हुआ है, तो x में 2q को जोड़ा और टोटल चार्ज अपने पास में क्या बच गया है, -q प्लस 0। तो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3q। इसका मतलब है ग्राउंड से -3q चार्ज है इसके ऊपर पे आ गया। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं ग्राउंड की तरफ में 3q चार्ज चला गया या -3q ग्राउंड से यहां पे आ गया। ऐसे करके इसको लिखा जाएगा। ये कंसेप्ट रहेगा प्लेट्स में। प्लेट में जनरली 2 ही प्लेट वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 प्लेट वाले भी सेम ही रहेंगे। आगे जाके इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जब कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो उसके ज्यादा कंसेप्ट नहीं करते हैं अभी। अभी जो मेन कंसेप्ट हैं उनको करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, a point charge is placed at some distance capital R from a neutral conducting sphere। एक पॉइंट चार्ज को रखा हुआ है किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर से किसी डिस्टेंस पे। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि फाइंड आउट पोटेंशियल ऑन स्फीयर। स्फीयर है उस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि भाई स्फीयर पे कितना सा पोटेंशियल होगा। और भी इसमें कुछ चीजें कनेक्ट वो कैलकुलेट करेंगे, बट वो धीरे धीरे करके समझते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लो। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम भी बना देता हूं। एक भाई स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर से +q चार्ज है उसको हमने रखा हुआ है। ठीक है, ये है इसका सेंटर, और जो स्मॉल स्फीयर है उसकी रेडियस है स्मॉल r। इधर तक का जो अपना डिस्टेंस है वो है भाई कैपिटल R। दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। देखो मेरे बच्चे, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, +q चार्ज है बेटा, r डिस्टेंस पे रखा है। तो अगर जैसे यहां पे चार्ज +q है, इसका मतलब है कि इस पे इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा माइनस में, इस तरफ आएगा प्लस में। ठीक है, +q के पास वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज और दूर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो सेंटर है उसका नाम मैंने कर दिया O। ठीक है, O वाले पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस O वाले पॉइंट पे, वो है भाई 0। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक बात है भाई। नेट करके तो 0 आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो चीज बताया जा सकता है भाई कि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से O वाले पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बेटा 0 कैसे लिखा है, कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जो कि पॉइंट चार्ज और इंड्यूस चार्ज दोनों से मिला के आया है। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाएगी -kq/r²। ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, जो कि अपना आंसर बन गया है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रिजल्ट। ठीक है मेरे बच्चे, ओके।
पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालता हूं। के स्मॉल पॉइंट की वजह से आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस इंड्यूस चार्ज। जितना इंड्यूस पॉजिटिव है उतना इंड्यूस नेगेटिव है, तो नेट इंड्यूस कितना हो जाएगा, और सारा का सारा जो इंड्यूस चार्ज है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो ओ पे जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये इधर पे रिजल्ट आ जाएगा ओ वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका। इसकी सरफेस पे भी एज टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर इज एट सेम पोटेंशियल। सेंटर पे सरफेस पे हर जगह पे सेम पोटेंशियल है, तो इनसाइड पे सरफेस पे सेंटर पे सब पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही आएगी, जो कि के क्यू अपॉन आर ही रहेगी, जो कि अपने पास में प्रॉपर आंसर है, बढ़िया आंसर है, वो आ गया है। तो वही बिल्कुल यहां तक की कुछ चीजें जो है वो हमने सीख ली हैं भाई, ऐसे ऐसे करके। तो रूल है, रूल लगाते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। तो बेटा इससे आगे इस क्वेश्चन में और मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब अगर मैं इस स्फीयर को अर्थ कर दूं तो ग्राउंड से उस पर कितना सा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ इफ द स्फीयर इज अर्थ देन फाइंड आउट चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्राउंड। अगर मैं स्फीयर को अर्थ कर दूं तो ग्राउंड से कितना सा चार्ज उस पर ट्रांसफर होगा वो मैं निकालने वाला हूं। ये स्फीयर था भाई, ये था प्लस क्यू, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड से मान लेते हैं जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसकी वैल्यू है एक्स, इस पे जो चार्ज आ गया वो एक्स आ गया है। रेडियस है भाई इसकी है स्मॉल आर, ये है भाई कैपिटल आर। तो बेटा स्फीयर को जैसे ही ग्राउंड कर दिया तो स्फीयर पे जो पोटेंशियल है वो जीरो हो गया इसकी हर जगह पे, और इसके सिर्फ सेंटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चार्ज है सरफेस पे आया है। तो पोटेंशियल एट सेंटर उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। सेंटर में बेटा इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इस x की वजह से जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो है के एक्स अपॉन स्मॉल आर, सबको मिला के है जीरो। तो q अपॉन आर प्लस एक्स अपॉन स्मॉल आर जीरो है, x अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू है माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो है क्यू आर बाई कैपिटल आर। ये हो जाता है अपना आंसर। ग्राउंड से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसकी वैल्यू है क्यू आर अपॉन कैपिटल आर। तो इस तरीके से हम कोई भी जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। बढ़िया अप्रोच, अच्छी अप्रोच, साधारण अप्रोच। चलो तो बच्चे मेरे और क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड, वो है उनके और आंसर निकालना। उससे पहले एक नोट करके लिख लेता हूं मैं। अगर बेटा दो स्फीयर को मैं किसी वायर से कनेक्ट कर दूं तो चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर, अगर दो कंडक्टर उनको किसी वायर से कनेक्ट कर दूं या फिर और या फिर दे आर इन कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, दे आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट।
या फिर वो दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आए, देन चार्ज विल फ्लो until potential of both conductors is 0। जब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? और अगर समझ में आई गई है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना बेटे। ठीक है, चलो तो भाई कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड करके देख लेते हैं। ठीक है, ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Two conducting sphere of radius 5 cm and 10 cm are given charge 15 microcoulomb each। दो स्फीयर हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और दोनों को जो चार्ज सप्लाई कर रखा है वो है 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर दोनों को मैं किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो उस केस में दोनों पे कितना सा चार्ज हो जाएगा। ठीक है बेटा, टोटल जो चार्ज था वो था 30 कूलम। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं इस पे बच गया है Q और इस पे हो चुका है 30 माइनस Q। ऐसा कर सकते हैं? चलो भैया ऐसा नहीं कर रहे हो तो ऐसे कर लेते हैं। 15 का चार्ज बढ़ गया है, उस 15 का थोड़ा सा घट गया है, तो 15 माइनस Q, इसका बच गया है 15 प्लस Q। ऐसा मान लेते हैं उस तरफ से इस तरफ स्मॉल Q चार्ज है वो ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो बेटा ऐसा मान सकते हो अगर एक का नेगेटिव हुआ, Q की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब उस तरफ से उधर ट्रांसफर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिख लेंगे। बेटा चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता। V1 और V2 दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल लिख देता हूं K इंटू 15 प्लस Q डिवाइडेड बाई 5, K इंटू 15 माइनस Q डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, K से K कैंसिल आउट, 15 प्लस Q अपॉन 1, 15 माइनस Q अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 2Q हो जाता है 15 माइनस Q के इक्वल। इस Q को इधर ले गए, 3Q बच गया है, 15 माइनस 30 हो गया भाई, तो ये बच गया है माइनस 15 इज इक्वल टू 3Q। Q की वैल्यू हो जाती है माइनस 15 बाई 3, मतलब कि -5 माइक्रोकुलाम है वो चार्ज ट्रांसफर हो गया है भाई। चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है, जो स्मॉल Q है उसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा? -5 माइक्रोकुलाम। अब अपना आंसर क्या आ जाता है? चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, चार्ज ऑन लार्जर स्फीयर। स्मॉल वाले स्फीयर पे चार्ज हो गया 15 प्लस Q, 15 प्लस Q, 15 माइनस 5, 10 माइक्रोकुलाम। इस पे हो चुका है 15 माइनस Q, 15 माइनस माइनस 5, 20 माइक्रोकुलाम। ये आ गया है दोनों का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का जो चार्ज है वो निकाला जा सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा इस पे बेस्ट एक अल्ट्रा प्रो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, टू मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 3r respectively have same surface charge density sigma, they are touch with each other and then separated। तो उनके बीच में जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी सी होगी। ठीक है, तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रॉपर जो तरीका है उससे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज का जो इसका जो आंसर है, जो ऑप्शन है वो समझना। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2019 का।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत मुश्किल, ये आसानी क्वेश्चन है। तरीका बता देता हूं आपको, तरीका क्या, आंसर ही बता देता हूं, निकाल लेते हैं। सबसे पहला जो सिनेरियो था ना वो सिनेरियो समझो। एक की रेडियस थी r, एक की रेडियस थी 2r, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा। इस पे टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr², इस पे हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π इंटू 2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये बन गया है 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। दोनों को कॉन्टेक्ट में लिया, आफ्टर कॉन्टेक्ट दोनों का जो टोटल चार्ज है वो कितना बन चुका है बेटा, 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, मतलब 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा सिनेरियो बन चुका है r 2r। इस पे चार्ज है q, इस पे है 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर में से q कम। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि टोटल में से q घट गया है, दोनों को कॉन्टेक्ट लेके आए उसके बाद का सिनेरियो है। दोनों का पोटेंशियल सेम है बेटा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, इसका पोटेंशियल हो जाएगा के इंटू 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2r। के से के कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, 2 इधर चला गया, 2 क्यू बन जाता है 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस क्यू। 3 क्यू बन जाता है 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हो जाती है 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये हो चुका है स्मॉल क्यू की वैल्यू। स्मॉलर वाले स्फीयर पे चार्ज आ गया है ये। अब लिख देते हैं चार्ज ऑन लार्ज स्फीयर। लार्ज स्फीयर पे चार्ज क्या है भाई, 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर में से 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर घटा दिया। 20 में से 23/3 घटाया तो बच गया है 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे चार्ज आ गया भाई, लेफ्ट वाले पे भी राइट वाले पे। तो बेटा पहले वाला जो चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी निकालता हूं, दूसरे वाले की चार्ज डेंसिटी निकालता हूं। पहले वाले पे जो चार्ज, छोटे वाले पे जो चार्ज है वो है Q, और इसकी जो वॉल्यूम है और ये जो इसका सरफेस एरिया है वो है 4πr स्क्वायर। Q की वैल्यू आई है 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4πr स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है वो बन जाती है 5/3 सिग्मा। सिग्मा 40/3 पाई आर स्क्वायर। दूसरे वाले के पे चार्ज और उसका जो एरिया है वो था 16πr स्क्वायर। इसका आंसर बन गया 5/6 सिग्मा। ये था आंसर, 5/3 सिग्मा एंड 5/6 सिग्मा। पहले का 5/3, दूसरे का है 5/6। तो ऑप्शन ही सही से नहीं लिखे हैं। ठीक है बेटे, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। नीट वाला जो क्वेश्चन था ना उसके अकॉर्डिंगली सोल्व कर दिया, उसमें यहाँ पे 2 था, ठीक है, और उसका जो सही आंसर था ऑप्शन में दिए हुए थे, उसका जो सही ऑप्शन था वो था सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ये ऑप्शन करके लिख लेते हैं। सिग्मा 1 की वैल्यू थी 5/3 सिग्मा और 5/6 सिग्मा। ठीक है, एक तो ये चीज गलती है, ये चीज को सही कर लेना, एक जो सही ऑप्शन है वो ये। ठीक है, पर बेटा नीट में इतना बड़ा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। देखो इतने ज्यादा देर में मैंने सोल्व किया है, तुमसे और भी ज्यादा देर लग सकती। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक लग सकती थी, जो कि ट्रिक अपने पास में क्या हो सकती थी बेटा, देखो कोई भी दो सरफेस हैं, अगर वो कॉन्टेक्ट में है तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2
सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हो जाएगी दूसरे की रेडियस अपॉन पहले की रेडियस। इसी कंसेप्ट को लगा के इस जो 3r वाली वैल्यू है उसको भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट लगा लेते ना, तो उससे आंसर आ जाता। तो इसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या होता अगर इसको सही तरीके से करते, इसको 3r ही मान के चलें, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। ठीक है, तो भाई यहां तक अपने जो चार्ज है, जो कंडक्टर है, वो वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। इससे आगे स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर।